नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपने यूनिट नंबर 5 के तहत जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है या इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है हमारा उसकी भाग 2 को देखेंगे हम। भाग 2 में हमारा नागरिकता है कि भारत का कोई नागरिक, क्या भारत को, यदि कोई भारत का नागरिक है तो क्या उसे नागरिकता लेने की आवश्यकता है? या फिर आप ये देखेंगे कि भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? क्या भारत में एकल नागरिकता है या फिर क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? यदि भारत में एकल नागरिकता है तो क्या कहीं और भी ऐसे देश हैं जहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान है? या फिर भारत में यदि दोहरी नागरिकता है तो क्या कोई और भी ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो? तो यहाँ पर इस तरह के सवालों के आंसर आप सारे मिलेंगे और किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि भारत की नागरिकता आप त्यागना चाहें तो उसका प्रावधान क्या है? तो दोनों ही चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत की नागरिकता को किस तरीके से त्यागा जा सकता है और भारत की नागरिकता को किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। तो देखो, ये जो टॉपिक है आपका नागरिकता, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये कह लो कि मॉडरेट है। कभी कभार सवाल बनते हैं, लेकिन जब भी सवाल बनता है टेक्निकली बनता है। तो छोड़ना तो हमें देखो कुछ नहीं है, पढ़ना तो सभी कुछ है। तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। और यदि कोई भी टॉपिक हमारा सिलेबस का पार्ट है तो वहां से सवाल बने या ना ही बने, लेकिन हमें पढ़ना ही होगा। पता नहीं आयोग कब सवाल पूछ दे, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर सवाल बनेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको और शुरुआत करते हैं अपनी नागरिकता की। नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ है? नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। और नागरिकता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि नागरिकता भाग 1 में, जैसे हमने पीछे देखा था एक भाग 1 में हमने क्या देखा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात किसका, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र देखा था भाग 1 में। और भाग 2 में है हमारी नागरिकता। और नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जाती है तो ये आपको अनुच्छेद 5 से 11 बताएंगे। अब देखो, भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन से, अर्थात यूके से प्रभावित है हमारा, या फिर आप ये कह लो इंग्लैंड से प्रभावित है। बात एक ही है। जब ये इस तरह से प्रभावित है तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है, पहले तो ये देखो। देखो, एकल नागरिकता में क्या होता है? एकल नागरिकता में आप केवल और केवल, जैसे भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो जब 28 यूटी और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो आप, मैं आपसे कह दूं, यदि मान लो आप यूपी के हो और आपको एमपी जाना है, दूसरे राज्य में जाना है, तो क्या आपको यूपी से एमपी जाने के लिए क्या कोई नागरिकता लेनी पड़ेगी? नहीं। आप यूपी से एमपी जा रहे हैं, चाहे व्यापार के उद्देश्य से जा रहे हैं, चाहे आप कोई और उद्देश्य से या घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपको यूपी से एमपी जाने के लिए कोई नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी राज्य के मूल निवासी हो सकते हैं। जैसे आप यूपी के मूल निवासी हो, चाहे एमपी के मूल निवासी हो, चाहे और किसी भी अदर स्टेट के भी आप मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आप केवल और केवल नागरिक जो कहलाएंगे, भारत के कहलाएंगे। नागरिक आप भारत के कहलाओगे, मूल निवासी आप किसी भी राज्य के या किसी भी यूनियन टेरिटरी के आप कहलाए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो प्रावधान है या हमने जो प्रावधान किए हैं वो कहाँ कहाँ से किए हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक एकल नागरिकता का प्रावधान है, और दूसरा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। तो वही हमें यहाँ भी देखना है। तो ध्यान रखेंगे संविधान के प्रारंभ में, जब प्रारंभ की बात करें, अर्थात 1947 से, या जो हमारा संविधान लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। संविधान के प्रारंभ में भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। ये शुरू में था, यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये डेफिनेशन अच्छी थी। लेकिन यदि आज वर्तमान में देखें तो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी, इसको बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी भारत में आ जाएगा और भारत का निवासी कहलाएगा, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। क्योंकि वैसे ही हमारा जो परिवार है वो वैसे ही 135 करोड़ का हो चुका है लगभग। और यो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की ये रिपोर्ट के अनुसार हम 2023 में ही
चाइना को पछाड़ देंगे, अर्थात पहले नंबर पर आकर बैठ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, इसको कुछ फेरबदल किया गया इस डेफिनेशन में, और कुछ नए नए प्रावधान इसमें जोड़े गए। कैसे जोड़े देखो। अब पहली बात तो, जो नागरिकता है उसका उल्लेख जो होगा वो अनुच्छेद 5 से 11 तक होगा, और इसके जो सभी मामले आते हैं वो गृह मंत्रालय के पास आते हैं। अर्थात नागरिकता से संबंधित जितने भी काम या कार्य होंगे, किसी को नागरिकता देनी है, किसी की नागरिकता खत्म करनी है, उससे संबंधित सभी मामले वो होम मिनिस्ट्री देखती है हमारी। और होम मिनिस्टर जो है वर्तमान में है अमित शाह। ठीक। तो वर्तमान में अमित शाह देखने को मिलेंगे। तो अमित शाह जी ही यहाँ पर क्या है, होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और यही इनके पास क्या है, नागरिकता। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखना है इसके तहत। अब देखो, इसमें क्या होना है, विदेशों के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है, और अपने ही देश के लिए क्या होगा, यदि आपको विदेश जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि अपने ही देश के हो तो आपको आधार कार्ड या वोटर कार्ड या राशन कार्ड, इनका होना जरूरी है। ये आप ध्यान रखना। क्योंकि वो आपकी जो पहचान होगी वो किस आधार पर होगी भाई। आप कह रहे हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भाई आपका आधार क्या है कहने का, ये तो आप बताइए। तो आप आधार के लिए आप क्या देंगे, प्रूफ के लिए क्या देंगे, आप अपना वहां पर आधार कार्ड दे सकते हैं, वहां पर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, वहां पर आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, और वहां पर आप अपना डीएल भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इस तरीके के जो आधार दिखते हैं आपको, तो ये क्या है, ये शो करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। वैसे ही कोई आकर मुंह उठाकर ये नहीं कह सकता कि वो भारत का नागरिक है। वो इस बात को प्रूव करना होगा कि क्या वो भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक होने के लिए कुछ तो उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब जैसे आप बैंक की कॉपी भी दिखा सकते हैं। तो कुछ आधार बनते हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब देखो, यदि कोई भारत का नागरिक है तो क्या उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि 99.99% व्यक्तियों के पास अपना आधार कार्ड है। 0.1 में कोई रह गया हो तो रह गया हो। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें, वोटर कार्ड, राशन कार्ड। अच्छा, वोटर कार्ड हो सकता है कि कम लोगों के पास हो, लेकिन आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास है। बैंक अकाउंट जनधन योजना के तहत लगभग सभी के पास होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर व्यक्ति जिसके पास अपना प्रूफ है, अर्थात प्रूफ में आप क्या दिखा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो फिर आप भारत के नागरिक कहलाओगे। नेक्स्ट है देखो, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये मैंने पीछे अभी क्लियर करा कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। अच्छा देखो, जो दोहरी नागरिकता है, वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान आप कहाँ देखते हैं, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऐसे स्विट्जरलैंड में चले जाओ तो तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है बस। तो अमेरिका का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अमेरिका के अक्सर फेमस होता है, और बड़ा देश है, बड़ा देश के साथ साथ विकसित देश है। तो हमारी जो भारतीय नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, भारत में एकल नागरिकता अपनाई जाती है, लेकिन वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखी जाती है, और आप देखें तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। तो देखो, जो किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, या किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता त्यागनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा या कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ पर यह तय करेगा। अर्थात ये ध्यान रखना कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया भारत में, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। अब देखो, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने तक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में क्या था, कि भारत का नागरिक बनने के लिए क्या था, क्योंकि देखो 1947 में दंगे हुए, खूब अच्छे खासे हुए, भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनकर उभरे। अब यहाँ पर क्या करा गया, 1955 में ये प्रावधान, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि आजादी से पहले, अर्थात सॉरी, संविधान लागू होने से पहले। संविधान लागू कब हुआ हमारा, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में 5 वर्ष से रह रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये आपका अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान 1948 से पहले चला गया है, अर्थात
देखो 1948 कैसे, देखो विभाजन कब हुआ, 1947 में। जब विभाजन 1947 में, तो यदि 1948 से पहले भारत में क्या हो गया, भारत से चला गया और पाकिस्तान जाकर रहने लगा, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 6 में केवल इतना प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान 1948 से पहले चला गया, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अब वो केवल और केवल पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि मार्च 1947 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है, मार्च 1947 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है, तो जस्ट जो अनुच्छेद 6 है ना, जस्ट इसका उल्टा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब देखो भारत से ही पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, पाकिस्तान से ही भारत आएंगे। तो पाकिस्तान से भारत आ जाता है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि 1947 से पहले वो भारत में पाकिस्तान से आकर भारत में आकर बस गया, तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 8 कहता है आपका, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक राजदूत को एप्लीकेशन दें, तो वे भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम नागरिकता या यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहे, तो वो किस तरीके से, किस आधार पर ले सकता है। तो उसके लिए आधार ये है कि जो हमारे राजदूत होते हैं एम्बेसी वगैरह में, तो जो हमारे राजदूत होते हैं उनको वो एप्लीकेशन दे, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है वो राजदूत को देगा, और जो एप्लीकेशन आएगी वो कहाँ आएगी, वो आएगी होम मिनिस्ट्री के पास, अर्थात गृह मंत्रालय के पास आएगी। और गृह मंत्रालय इस बात की जांच करेंगे, जब जाकर वो वेरीफाई हो पाएगा, तो उसके बाद में वो भारत का जो जो विदेशी है वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो देखो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि संसद के पास ही क्या है, केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों के पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बस अपने राज्य के लिए कोई व्यक्ति अलग से कानून बना सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए कोई भी राज्य एक कानून नहीं बना सकता। वो केवल और केवल अधिकार जो है वो हमारी केंद्र या संसद के या पार्लियामेंट के पास है। तो इसी को लेकर, इसी इसी संदर्भ में जब वो ये कहा गया कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, अनुच्छेद 11 में ये कह दिया गया। तो इसी को आधार बनाया गया, और इसी को आधार बनाया गया तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, इसी को आधार बनाते हुए। अब देखो इसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। कोई भी नागरिक भारत के नागरिक कैसे हो सकता है, इसके लिए 5 नियम दिए गए। अर्थात 5 नियम कैसे थे, देखो जन्म के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, शुरुआत की बात है ये, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये ध्यान रखना। यदि जैसे मान लो कोई फॉरेन है, अच्छा कोई विदेशी है, और विदेशी जो है और उसकी पत्नी भी है, साथ में विदेशी है, वो भी दोनों ही विदेशी हैं, और यदि ये घूमने या किसी कारणवश भारत आ जाते हैं और इनके यदि बच्चे का जन्म भारत में होता है, तो जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये इसमें प्रावधान था। शुरुआत में ऐसा प्रावधान था, लेकिन बाद में इस प्रावधान को भी बदला गया। दूसरी, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता दी जाती है। जैसे अब आप देखो, जैसे आप हैं, स्वयं आप सेल्फ हो, स्वयं हो, आपकी वाइफ है, यदि आपका कोई बच्चा है, तो क्या पहले आप होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे बच्चे के जन्म होने के बाद में कि जी हमारा ये बच्चा है, इसे नागरिकता दे दीजिए? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं होता ना। यदि ऐसा प्रावधान नहीं है, तो वंश के आधार पर यदि आप दोनों भारतीय नागरिक हैं, तो आपका बच्चा भी क्या कहलाएगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा, और उसका आधार कार्ड वगैरह आराम से बना दिया जाता है। वो तो स्कूल के आधार पर ही बच्चे का आधार कार्ड बना दिया जाता है, या फिर बच्चे का जन्म के आधार पर या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी उसका आधार बना दिया जाता है। तो ये सब प्रावधान कैसे हैं, तो वंश के आधार पर भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। पंजीकरण के आधार पर, अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यदि आप होम मिनिस्ट्री को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बताते हैं कि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वहां पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आपका जमा हो जाएगा, और उसके बाद में वेरीफाई होगा वो। और वेरीफाई के लिए क्या होगा, वो आपको चेकिंग होगी। तो यदि आपको सब कुछ ठीक निकला, तो पंजीकरण के आधार पर भी आपको वहां पर भारत की नागरिकता दे दी जाती है। क्योंकि इसमें अलग अलग प्रावधान है कि आपको पंजीकरण के जमा करने के 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो, कुछ इस तरह का प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि 5 वर्ष से आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत की आपको नागरिकता मिल सकती है, अदरवाइज आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। फिर होता है देशीयकरण के आधार,
तो देशीयकरण के आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। फिर दूसरा होता है अर्जित क्षेत्रों के आधार पर। अर्जित क्षेत्र कैसे होते हैं? देखो, मान लो भारत है हमारा, ये भारत है, तो यहाँ बराबर में बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश ये चाहे, यार ऊपर है भूटान और इधर है आपका नेपाल, यदि कुछ भी इनमें से किसी भी एक राज्य को मान लो, किसी भी एक देश को ले लो, यदि मान लो नेपाल, नेपाल है, नेपाल चाहे कि हम तो जी भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भारत को संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन के साथ साथ नागरिकता में भी, नागरिकता जो अधिनियम है उसमें भी संशोधन करना होगा, क्योंकि अर्जित क्षेत्रों के आधार पर अब हम क्या कर रहे हैं, नेपाल को अर्जित कर रहे हैं। और जब नेपाल को अर्जित करेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ के नेपाल के व्यक्ति होंगे वो अब क्या बन जाएंगे, वो भारत के नागरिक बनेंगे। तो यदि हमने इसका अर्जन कर लिया, नेपाल का अर्जन कर लिया, तो जो नेपाल के नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। किस आधार पर? अर्जित क्षेत्र के आधार पर। तो इनमें से कोई भी एक आधार आपके लिए भारत की नागरिकता दिला सकता है, कोई भी एक आधार। अब देखो, नागरिकता का आप त्याग भी कर सकते हैं। यदि आप नागरिकता छोड़नी चाहते हैं अपने देश की, या दूसरे देश की ग्रहण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रावधान है, आप स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। यदि आप चाहें, आप भारत के नागरिक नहीं बनना चाहते, आप अमेरिका के नागरिक रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप स्वेच्छा से भी भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लें, यदि मान लो ये इंडिया और इधर है अमेरिका, यदि ये यूएसए है, तो आप यदि यूएसए में जाकर, इंडिया से यूएसए में गए और यहाँ की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली, और यदि आपने यहाँ की नागरिकता मिल गई, तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये इसमें प्रावधान है। आप स्वेच्छा से भी त्याग सकते हैं, और आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लें तो उसको भी आप त्याग सकते हैं। और नागरिकता से वंचित कर देना, यदि आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे नागरिकता लेते समय, यदि वो बाद में गलत साबित हुए, तो आपका क्या होगा, आपकी नागरिकता, आपकी जो सॉवरेनिटी है, उसको भी समाप्त यहाँ पर किया जा सकता है। अर्थात नागरिकता से आपको पूरी तरीके से वंचित किया जा सकता है। और इसी संबंध में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 का, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, जिसे बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसको, और NRC भी बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर एक्ट। तो ये जो क्या है, ये असम में लाए गए थे, और इसमें क्या थे, जो अप्रवासी थे, जो इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर रखा गया था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हा हुल्ला भी हुआ था 2019 में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो लाया गया था, इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ये कह दिया गया कि 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आया है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन थी कि कौन व्यक्ति, केवल 6 व्यक्ति, 6 प्रकार के व्यक्ति, कौन कौन से, जैसे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें यह प्रावधान था। अब इसमें देखो, मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से यहाँ पर पूरा ड्रामा इन्होंने दिखाया था। लोगों ने, जो मुस्लिम लोग थे यहाँ पर, खूब अच्छा खासा विद्रोह कर रहे थे। कारण क्या था, कारण वो यही था, क्योंकि मुस्लिमों को इसमें जगह नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर क्या था कि इन्होंने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019 का, उसमें ये प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति 2014 या उससे पहले भारत में आ जाता है, लेकिन उनमें से भी वो हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, जैन होना चाहिए, पारसी या ईसाई में से कोई भी हो, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन यदि कोई और कास्ट का आता है, तो वो अवैध प्रवासी कहलाएगा। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, कि किस प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो किसके लिए मान्य है, केवल 6 जातियों के लिए, 6 धर्मों के मानने के लिए ये मान्य था। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए मान्य था, बाकी और किसी भी धर्म के लिए मान्य नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, OCI कार्ड वाले होते हैं कुछ। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर रह रहा है, और वो भारत का कभी नागरिक था, या उसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, तो इस तरह के लोगों को OCI कार्ड दे दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो भारत सरकार ने 2005 में की थी। OCI कार्ड क्या होता है? OCI कार्ड देखो, एक तरीके से एक परमिट होता है। ये जो लोग होते हैं, देखो ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये व्यक्ति जो थे, ये विदेशों में कमाते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं या इनके जो परिवार के लोग होते हैं वो भारत में रहते हैं, तो ये रेमिटेंस भेजते हैं वहां से। रेमिटेंस अर्थात उनके लिए, तो वहां से क्या होती है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।
जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तो इसका मतलब क्या होगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आयात अच्छा खासा कर सकते हैं। तो वही काम क्या है कि यहाँ पर इनको सहूलियत दे दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो इसी वजह से इनको ओसीआई कार्ड दे दिया जाता है। और इसी ओसीआई कार्ड के तहत क्या होगा, ये भारत में कहीं भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं आसानी से, और औरों के मुकाबले इनको थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है पूरी तरीके से। अब देखो, ओसीआई कार्ड, गृह मंत्रालय के अनुसार ओसीआई एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने की योग्य था, और 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था। तो वो क्या होगा, वहां से वहां इस प्रकार के लोगों को वहां पर ओसीआई कार्ड दे दिया जाता है, जो विदेशी होते हैं, केवल जो विदेशों में जाकर रहते हैं, लेकिन कभी वो क्या थे, वो कभी भारत के नागरिक थे, तो इसी वजह से उनको। तो अब देखो, हर सरकार करती है, लोग लुभावने काम हर सरकार करती है, तो वही सरकार ने हावी करा था ओसीआई कार्ड। अब देखो, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं देखना, बस ओसीआई कार्ड की शुरुआत कब हुई, बस इतना ध्यान रखना कि 2005 में ही। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना कि क्या होती है फुल फॉर्म। और यदि जब मेंस का देखेंगे, तो मेंस में मैं इसे डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, कम से कम 30 से 40 मिनट का लेक्चर दूंगा मैं आपको इसके लिए। तो वहां पर आपको ओसीआई कार्ड के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि इसको कब बदला गया, कब इसमें प्रावधान किए गए, क्या कुछ नया जोड़ा गया, क्या मोदी जी ने भी इसमें कुछ नया जोड़ा, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी नागरिकता। फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके पास सीमित है, यही काफी है आपके लिए। देखो, यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसके रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, तो आपको टाइम टू टाइम वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेल कर दीजिए, मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको वहां पर भी पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, वो भी फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि देखो, अभी हमारे पास टाइम है, केवल फ्री के लिए हमारे पास काफी टाइम है अभी, क्योंकि अब जो पेपर होगा वो लगभग कहीं जून जुलाई में जाकर होगा। तो उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा सब कुछ लेकर चलेंगे। तो जैसे आपके प्री के लिए क्लास पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में आपको मेंस के लिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। उसके साथ साथ, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।